राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है जिसका नाम है गो डिजिट। इस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, इसके हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर में हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखते हुए आईपीओ के अंदर में किस तरीके से हमें लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं और फ्यूचर में ये कंपनी किस तरीके से कर सकती है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो पहले बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का जो आईपीओ 15 मई से 17 मई के बीच में खुलने वाला है, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। कंपनी में 272 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर आपको 14,960 रुपये की एक आईपीओ की फाइल लगा सकते हैं आप इसके अंदर में। अब यहाँ पे कंपनी जो है 1125 करोड़ रुपए यहाँ पर उठा रही है, जो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, और 1490 करोड़ के लगभग जो पैसे हैं कंपनी के जो प्रमोटर हैं और कंपनी के जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। सो मेनली यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर सबसे ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर बेच रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के पास में जो टोटल हो गया वो 2614 करोड़ रुपए कंपनी का ये आईपीओ का साइज़ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी करती क्या है, सो गो डिजिट एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, आपके खुद की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, और जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं जैसे गाड़ियों का, बाकी जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जो आप इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए नहीं है, बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे होम इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, शिप इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस। तो ये जितने भी हैं जो इंसान के शरीर से जुड़े हुए नहीं है, जिंदगी से जुड़े हुए नहीं, वो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। सो ये कंपनी सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में काम करती है, राइट। एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में काम करती है, राइट, आपने देखा ही होगा। उसी तरीके से ये जो डिजिटल जो मार्केट है उसी में जो है रुकी हुई है। ये इसकी जो ग्राउंड पे जो प्रेजेंस है, जैसे ऑफिसेज वगैरह खुले हैं, जैसे आपने नेशनल इंश्योरेंस के ऑफिसेज देखे होंगे, काफ़ी सारे गवर्नमेंट संस्थान है। रिलायंस के आपने ऑफिसेज देखे होंगे, रिलायंस इंश्योरेंसेज के, उस टाइप से ये गोल्ड इसके जो है बेसिकली ऑफिसेज हैं तो सही, बट बहुत कम है, और ये नई कंपनी भी है, राइट। ये 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, सो काफ़ी नई कंपनी है। अब ये फेयरफैक्स नाम से कोई इंटरनेशनल कंपनी है जिसके द्वारा बैक्ड है ये, और यहाँ पर आज के दिन इसके पास में 74 एक्टिव इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, और यहाँ पे पीओएसपी मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। पीओएसपी मॉडल्स क्या होते हैं, जो भी कोई भी इंसान जो है इंश्योरेंस बेच सकता है अपने घर से बैठे बैठे, उनको कुछ नहीं करना, पीओएसपी किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़ जाना है और फिर उसके कंपनी का प्रोडक्ट बेचना चालू कर सकता है, और जितने प्रोडक्ट बेचेगा उस हिसाब से कमीशन कमा सकता है। ये पीओएसपी मॉडल है, और ये पीओएसपी बनने के लिए आपको छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है, जो कि आपको घर बैठे बैठे ही हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अपने साथ में जोड़ रही है वही आपसे एग्जाम ले लेगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें भी। सिर्फ आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड, राइट। और पीओएसपी मॉडल से अगर कोई बात को जुड़ना भी है तो बेसिकली अगर किसी एक कंपनी से ना जुड़ो, ये और भी बहुत सारी कंपनी जैसे अपने पास में मार्केट में पॉलिसी बाजार है, तो उसके आप पार्टनर बन सकते हो, पीओएसपी उसके बन जाओ, तो उसमें आपको सारी कंपनियों के इंश्योरेंस आप बेच पाओगे फिर, राइट। तो एक कंपनी से ना जुड़ के सारी कंपनियों के इंश्योरेंस बेच पाओ, उस कंपनी से जुड़ो जिस कंपनी से साथ जुड़ के अगर आप बेच पाओ तो, राइट। और अदर एजेंट्स के थ्रू भी ये अपने जो है बिजनेस बेचती है। 24 स्टेट्स में इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट्स है, क्योंकि ऑनलाइन इसकी मेनली प्रेजेंस है। सो ऑनलाइन आप पहुंच गए तो फिर जिसके पास में मोबाइल है, नेट है, उसके पास में आप ऑटोमेटिकली पहुंच ही गए। आज के दिन अगर कंपनी को देखा जाए तो इतना कुछ ज़्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी अभी तक है नहीं, क्योंकि इसकी जो क्लेम रेशियोज़ हैं वो थोड़े कम हैं बाकी कंपनियों के मुकाबले। साथ में इसकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले भी कम है। इसके अगर नेट प्रॉफिट्स के ऊपर में थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम लोग, सो रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इसके 129 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी को हो रखा है दिसंबर, ये 9 महीने के अंदर में, और 35 करोड़ से लास्ट ईयर इनको नेट प्रॉफिट्स हुए थे। अब यहाँ पर आप रेवेन्यू के स्ट्रक्चर में मत जाना, क्योंकि इन्होंने जो बैलेंस शीट दी है वो इसी टाइप से दी है, वहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रक्चर को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, राइट। तो आप रेवेन्यू स्ट्रक्चर मतलब नेट प्रॉफिट्स वाला जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर में हम लोग ध्यान देते हैं। ये 129 करोड़ ही है। नेटवर्थ कंपनी की जो है वो आज के दिन में 2,500 करोड़ की है, और इसी के साथ में कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो इसी साल जो बढ़ी है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ी है। सो बोरोइंग्स कुछ खास नहीं है, बस कंपनी का ये है कि बिजनेस जो है वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को अगर चेक करते हैं तो कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रही है। ये देखो, कंपनी का बिजनेस है फायर इंश्योरेंस बेच के, तो वहाँ से कंपनी को नुकसान हुआ है 4 करोड़ का। यहाँ से मरीन इंश्योरेंस से 50 लाख का घाटा हो रखा है, नुकसान हो रखा है। मिसलेनियस जो बाकी बचे हुए इंश्योरेंसेज बेच के वहाँ से भी कंपनी को नुकसान हो रखा है। बट कंपनी जो पैसे कमा रही है वो जो कंपनी के जो भी प्रीमियम, जो कोई कस्टमर आपको प्रीमियम देता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे देता है, और इंश्योरेंस के प्रीमियम जो पे करता है वो कंपनी का इनकम हो गया। इनकम को कंपनी फिर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करती है फिर वहाँ से पैसा आता है।
तो जहाँ भी जैसे मान के चलो इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वहाँ से डिविडेंड आया, या फिर कोई बिल्डिंग खरीद ली तो वहाँ से रेंट पे वो बिल्डिंग चढ़ा दी तो वहाँ से रेंट आ गया, इंटरेस्ट पे किसी को लोन पे पैसे दे दिए तो वो इंटरेस्ट से पैसा आ गया। तो वो खुद के बिजनेस से पैसे ना कमा के दूसरे तरीकों से कंपनी पैसे कमा रही, जहाँ से कंपनी को 97 करोड़ रुपीज़ का तो ये इनकम आया है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बेचने के ऊपर में प्रॉफिट जो है 43 करोड़ का हुआ है। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी को 130 करोड़ का 9 महीने में ही हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल तक ये लगभग पहुंच जाएगा 150 करोड़ के आसपास में। सो 150 करोड़, अब देखते हैं आगे बात करते हैं। और यहाँ पर पिछले साल जो है 12 करोड़ का ही कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल पाई थी, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान देते हैं, एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों है। सो बेसिकली कंपनी को एक ही चीज़ के लिए पैसों की जरूरत है, जो कंपनी ने अपनी आरएसपी में बताया, दैट इज सोल्वेंसी रेशियो को मेंटेन रखना है कंपनी को। अब सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सो सोल्वेंसी रेशियो होता है कि कोई भी कंपनी जिसके पास में जितना पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास में जितना पैसा एज ए वो प्रीमियम ले रही है, कमा रही है, और जितना पैसा बाहर जा रहा है, वो जो परसेंटेज होता है वो 150% के आसपास में होना चाहिए, या फिर 1.5 पॉइंट होना चाहिए। सो कंपनी मान के चलो प्रीमियम के थ्रू 100 रुपये कमा रही है, और जो पैसा खर्च हो रहा है, जो बाहर जा रहा है, वो सिर्फ 50 रुपये जा रहा है, तो आपका सोल्वेंसी रेशियो पॉइंट आ गया 2 का पॉइंट, राइट। और इसी तरीके से अगर कंपनी कमा रही है 100 और बाहर जा रहे हैं, मतलब क्लेम जो आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियो 200 अगर क्लेम आ गया तो आपका सोल्वेंसी रेशियो हो गया 0.5। और आज के दिन अगर देखा जाए तो IRDA जो कि इंश्योरेंस पूरे मार्केट को देखती है, तो IRDA ने एक नियम बना रखा है कि आपको सोल्वेंसी रेशियो जो है वो 1.5 से ऊपर रखना पड़ेगा। और गो डिजिट जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका सोल्वेंसी रेशियो वो घटता ही जा रहा है। 22 में 2 था, फिर 23 के अंदर में 1.78 आया, और अभी 23 जून 30 तक 1.69 आ गया है। तो 1.5 के नीचे जाते ही फिर IRDA जो है पेनल्टी लगाना चालू कर देगा, राइट। और वो बिजनेस को बहुत भयंकर तरीके से हैम्पर करेगा, क्योंकि पूरे मार्केट में कंपनी की इज्जत ही सब कुछ होती है। जब आपकी इज्जत ही चली गई, राइट, आपके ऊपर बार बार गवर्नमेंट एक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी इज्जत जो ब्रांड इमेज होती है, उस ब्रांड इमेज इफेक्ट होती है। ब्रांड इमेज इफेक्ट होती है तो लोगों को फिर आपको पैसा देने में दिक्कत होती है। फिर पैसा दिक्कत में होगी तो आपको क्या दूसरी कंपनी के मुकाबले सस्ते में प्रीमियम या प्लान्स बेचने पड़ेंगे। जैसे आपने कोई भी इंश्योरेंस करोगे तो वो सस्ते में करनी पड़ेगी, सस्ते में करनी पड़ेगी, तो अगेन आपको क्लेम जो आएंगे वो तो उतने रुपए के आएंगे, और आप पैसा जो सस्ते में इंश्योरेंस बेचोगे क्लेम उतने के आएंगे, तो फिर पैसा जाएगा ज़्यादा आएगा कम अगेन, तो आप सोल्वेंसी वाले जो चक्कर है उसमें घूमते ही रहोगे। और आज के दिन गो डिजिट ऑलरेडी नई कंपनी है, तो इतना भरोसा मार्केट में भी बना नहीं पाई है, तो ऑलरेडी ये सस्ते में इंश्योरेंसेस बेचती है, राइट। तो इनका सोल्वेंसी रेशियो वैसे ही कम होता ही जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसे उठा रहे हैं, जो कि लगभग 1100 करोड़ के आसपास में ये पैसे उसी चीज़ के लिए ले रहे हैं। तो अब इनको हम देख लेते हैं कि कंपनी, ये जो कंपनी है, इसका लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए हमें अब बेसिकली देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो इस मार्केट में कंपनियां हैं उनका किस तरीके से आज के दिन कमाई कर रही हैं, किस वैल्यू के ऊपर में वो बैठी हुई हैं, उसके साथ में कंपेयर करके देखते थे। तो न्यू इंडिया सरकारी कंपनी है, ये स्टार हेल्थ ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, तो इनके साथ में कंपेरिजन कर लेते हैं POPB रेशियो के हिसाब से। आज के दिन कंपनी की जो कमाई हो रही है 150 करोड़ TTM बेसिस के ऊपर में हम एक्सपेक्टेड करके चल रहे हैं कि 9 महीने में अगर 130 होगी तो 150 तो पहुंच ही जाएगी आराम से, राइट। वैसे देखा जाए तो 4×3=12, 160 करोड़ ले लेते हैं, चलो 160 के आसपास में ले लेते हैं। सो 160 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सो उसी हिसाब से कंपनी ने खुद की वैल्यू यहाँ पे इस IPO में लगाई है, वो लगाई है 25,000 करोड़ रुपए। सो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने वैल्यू लगाई है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सेकेंड P रेशियो पहले निकाल लेते हैं। सो 25,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 160 करोड़। तो यहाँ पे P रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 156 का, जो कि काफ़ी हायर साइड में है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो इसका 38 का है, स्टार हेल्थ का 37 का, और ICICI लोम्बार्ड का 42 का है, जो कि TTM बेसिस के ऊपर में है। इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लिया है 160 करोड़ एक साल का, यहाँ पे 9 महीने का है। तो यहाँ पर ये इससे पता चल गया कि जो मार्केट में जो कंपनियां जिस वैल्यू पर अवेलेबल हैं उस वैल्यू के हिसाब से वो अच्छा कमा रही हैं, और जिस हिसाब से जिस वैल्यू के ऊपर में ये कंपनी आ रही है उस वैल्यू की जो इसने वैल्यू मांगी उस हिसाब से कम कमा रही है। सो प्रॉफिट तो अच्छा नहीं कमा रही जिस हिसाब से हमसे पैसे मांग रही है उसके हिसाब से, वैसे अच्छा कमा रही है, बट जो वैल्यू मांग रही है उसके हिसाब से अच्छा नहीं कमा रही, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है, कमाई उतनी नहीं कर रही। अब दूसरा हम देख लेते हैं PB रेशियो। PB रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो 1100 और चले जाएंगे, और ऑलरेडी जो कंपनी की 2400 रुपये के आसपास में ये है। सो यहाँ पे हम 3600 का आसपास में ले लेते हैं एक
अप्रोक्सीमेटली डेटा को हम ले रहे हैं 3600। सो 3600 का यहाँ पे नेटवर्थ है, तो यहाँ पे 7 का पीबी रेशियो निकल के आता है। 7 के पीबी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर कर देते हैं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी 1.3, स्टार हेल्थ यहाँ पर 4.6 और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 6.6। सो यहाँ पे पीबी रेशियो में भी कंपनी जो है बहुत हायर साइड में अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों प्राइवेट हैं, तो इनके साथ में हम कंपैरिजन इस कंपनी का आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियां प्राइवेट हैं, ग्राउंड पर भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो इनके पास में एडवांटेज है। और ये कंपनी ग्राउंड पर इतनी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ज़्यादा अवेलेबल है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा हायर वैल्यू मांग रही है। ये मुझे किसी भी एंगल से आज के दिन ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए मैक्सिमम जो शेयर्स हैं इनके जो प्रमोटर लोग हैं और पैसे कंपनी, अगर आपको सॉल्वेंसी रेशियो उसी को ठीक करना है मेनली, तो फिर आपको पैसे सारे के सारे कंपनी में डालने चाहिए। इस वजह से अगर कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो और ढंग से ठीक हो, राइट। यहाँ पर खुद 1500 करोड़ के शेयर्स बेचने में लगे पड़े हैं, तो ये तो, बट ये भी है कि इनके पास में आज के दिन 83% की शेयर होल्डिंग है और आईपीओ के बाद में भी 73-74% की शेयर होल्डिंग रह जाने वाली। सो अच्छी खासी मालिकाना हक प्रमोटर्स के बाद में फिर भी रहेगा, बट स्टिल कंपनी को पैसों की अगर जरूरत है तो सॉल्वेंसी रेशियो सुधारने के लिए तो कंपनी में डालो ना पैसे, आप खुद बेच के घर भर रहे हो। ये मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। बाकी कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस फ्यूचर में और सस्ते में बेचने पड़ सकते हैं, तो सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है कुछ टाइम वक्त के लिए। बाकी रिसेंट में प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया कंपनी ने, सो फ्यूचर के अंदर हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है बेस्ड ऑन दिस डेटा, राइट। तो यही मेरा ओवरऑल व्यू है कि कंपनी के अंदर आज के दिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोच सकते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी मुझे लगता है फ्यूचर में कंपनी सस्ती हो सकती है, देयर आर चांसेस। एंड आईपीओ के अंदर में अप्लाई करने के लिए अगर जीएमपी अगर हमें 30% से ऊपर मिलता है तो फिर जीएमपी के मतलब उसके लिस्टिंग गेंस के लिए भी प्रॉफिट ले सकते हैं। सो यहाँ पे 25% तो ऑलरेडी चल रहा है, सो कोई दिक्कत मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि फुल फ्लेज कंपनी है। सो आई विल डेफिनेटली थिंक कि अगर ये मेंटेन रहेगा, अगर स्टॉक मार्केट गिर जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर स्टॉक मार्केट नहीं गिरता है, यहीं पर रहता है, स्टेबल रहता है, तो आई थिंक 3 दिन का ही तो गैप रहता है बीच में, तो ये रिस्क लिया जा सकता है। बस ये थोड़ा सा 30% तक पहुंच जाए, 30% के आसपास में। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और सी यू टुमारो।